हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, आज ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पहला है इमारतों से दूर खुले में रहिए। दूसरा है निकट इमारत में भाग जाइए। तीसरा है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। और चौथा है निकल कर भागते हुए सड़क पर जाइए। यानी पार्क से निकल कर भागते हुए सड़क पर जाइए। तो मैंने एक लेसन पढ़ाया था आप लोगों को, जब धरती कांपी, तो उसमें मैंने भूकंप के बारे में बताया था। भूकंप के बचाव के उपाय भी बताए थे, क्या क्या सावधानियां करनी है ये भी बताया था। तो यदि आप एक पार्क में हैं और भूकंप आ जाता है तो आपको क्या करना है? इमारतों से दूर खुले में रहिए, क्योंकि इमारतें जो हैं भूकंप के कारण गिर सकती हैं, आपको हानि पहुंच सकती है। तो इसीलिए इमारतों से, बिजली के पोल से, बिजली के तारों से, इन सभी से दूर रहना है और खुले में आपको रहना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला पेंटिंग बनाना निहित है? पहला विकल्प है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी। तो चावल के पेस्ट से चित्रकला जो बनाई जाती है, चावल के रंगीन घोलों से, तो वह होती है मधुबनी चित्रकला। पहला विकल्प इसमें सही है, और ये बिहार में प्रचलित है, ये भी आपको याद रखना है। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो वर्ली जो है कला का ही एक रूप है और इसकी उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र में हुई। इसमें लाल भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से चित्रकारी करना सम्मिलित होता है। कलमकारी क्या है? तो कलमकारी कला का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसमें पेन जैसे उपकरण का उपयोग करके सूती या रेशमी कपड़े पर चित्रकारी की प्रक्रिया सम्मिलित है, तो ये कहलाती है कलमकारी। फुलकारी क्या है? यह भी कला का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत के पंजाब में हुई थी। इसमें चमकीले रंग के धागों का उपयोग करके कपड़े पर कढ़ाई करना शामिल है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पहला विकल्प है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। और चौथा है सेब, टमाटर, अदरक और खुबानी। तो ऐसा समुच्चय बताना है जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। अब पहला विकल्प है, इसमें लिखा है सेब। सेब फल है, गन्ना तना है, अदरक भी तना है और गाजर जड़ है। तो पहला विकल्प तो नहीं होगा क्योंकि इसमें समान नहीं है। इसमें लिखा है पालक। पालक है पत्ते, जीरा है बीज, आलू है तना और पत्ता गोभी है पत्ते हैं, तो ये भी समान नहीं है। सेब इसमें फल है, टमाटर फल है, अदरक तना है और खुबानी फल है, तो ये भी नहीं होगा। जबकि हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ये चारों ही आप देख सकते हैं पौधे के समान भागों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसीलिए इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है? ये बीज हैं। आप देख सकते हैं हरी मटर बीज है, जीरा बीज है, चना बीज है, गेहूं भी बीज है। तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है?
यानी ऐसे पौधे बताने हैं जो बीजों से उत्पन्न होते हैं। पहला विकल्प है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। दूसरा है चावल, गेहूं, ओट्स। तीसरा विकल्प है आलू, गुलाब, गन्ना। और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। अब पहले विकल्प में लिखा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। तो गन्ना और आलू और पत्ता गोभी, इनका जो प्रवर्धन है अलैंगिक विधियों से होता है। जैसे गन्ने को जो है, गन्ने का तना जो होता है, इसे ही बोया जाता है खेत में। आलू काट कर ही बोया जाता है। आलू को खुद खेत में बोया जाता है और जिससे पौधा बनता है और आलू निकलते हैं। इसी प्रकार से पत्ता गोभी, तो ये अलैंगिक जनन की विधियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इसमें पूछा गया है बीजों द्वारा, तो पहला विकल्प तो होगा नहीं। चावल, गेहूं, ओट्स, ये तीनों ही बीजों से उत्पन्न होते हैं। ये जो इनके पौधे होते हैं बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे चावल जो है धान होता है, उसके बाद धान से चावल प्राप्त होता है। तो धान का पौधा होता है, धान बोया जाता है और फिर पौधा उसका बनता है और उसी में धान उत्पन्न होते हैं और उससे चावल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से गेहूं और इसी प्रकार से ओट्स, तो ये तीनों ही बीजों से प्रवर्धित हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आपको पता होना चाहिए कि पीवी सिंधु जो है कहाँ से संबंध रखती हैं, तब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो पीवी सिंधु जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंध रखती हैं। और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन क्या है? इडली, चटनी, चावल, सांबर। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इडली, चटनी, चावल, सांबर। दूसरे विकल्प में लिखा है रोटी, दाल, सब्जी, आलू, पराठा। तो ये सामान्य भोजन है, अपने यहाँ भी ये खाया जाता है। दाल, चावल, रोटी, आलू के पराठे, ये सब सामान्य भोजन है। रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी, तो ये कहाँ खाया जाता है? तो जो बांस की करी है ये उत्तर पूर्वी राज्यों का लोकप्रिय भोजन है। और इसमें जो लिखा है सांभर और फिश करी, तो ये खाई जाती है दक्षिण भारत में। चौथे विकल्प में लिखा है मछली करी, टैपियोका और चावल। तो टैपियोका आप लोगों को पता है केरल में खाया जाता है, केरल का एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। मछली करी यानी फिश करी अभी बताया था, ये भी दक्षिण में ही खाया जाता है। और चावल तो सामान्य ही हैं, अपने यहाँ भी खाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त संबंध वाला प्रश्न है। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए की दो बहनें बी और सी हैं। ए का डी पति है, यानी कि ए जो है एक महिला है, इतना आपको पता चल गया। ये एक महिला है, इसकी दो बहनें हैं बी और सी, और इसका पति कौन है? डी। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो बी और सी की जो पुत्रियां हैं उनका डी से जो संबंध होगा, अपनी भाषा में तो मौसाजी होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों बहनें हैं। और जो तो इसमें मौसाजी तो विकल्प में दिया नहीं है, तो डी उनके अंकल हैं। सामान्य भाषा में हम लोग अंकल बोल देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ए की दो बहनें हैं बी और सी, और ए का डी पति है, यानी ए बी सी तीनों महिलाएं हैं और डी जो है पुरुष है। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो जब ए बी सी बहनें हैं तो इनके जो बच्चे होंगे, बी और सी के जो बच्चे होंगे, ए से क्या कहेंगे? मासी जी कहेंगे, और उनके पति को मौसा जी कहेंगे। लेकिन उनमें इसमें विकल्प में अंकल लिखा है, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, डी उनके अंकल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक,
या मदार, तीसरा है आम और चौथा है जैंथियम। तो वायु द्वारा फैलने की संभावना जो है सूरजमुखी की तो है नहीं, आम के बीज नहीं हवा में उड़ सकते, जैंथियम के भी नहीं उड़ सकते, लेकिन आपने देखा होगा जो आक का पौधा होता है इसके बीज बहुत हल्के होते हैं, कभी कभी अपने घरों में भी उड़कर आ जाते हैं। उसके ऊपर हल्के हल्के बहुत ही हल्के रोए होते हैं। तो इसमें ए बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये वायु में आसानी से उड़ जाते हैं, जरा सी हवा लगती है ये उड़ जाते हैं। तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। लड़कियां जो हैं रोटी बनाने में माहिर होती हैं, तो उन्हें तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से पता चल जाएगा कि क्रम क्या होना चाहिए। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। लिखा है एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। दूसरे विकल्प में लिखा है गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, गूंथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। सी में लिखा है आटा गूंथें, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और रोटियां सेकें। और डी में लिखा है गेहूं से आटा पीसें, गूंथे आटे से पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। आपको क्रम बताना है। आप गेहूं खरीदे हैं बाजार से, तो सबसे पहले गेहूं को पीसना पड़ेगा, यानी कि गेहूं का आटा बनाना पड़ेगा। तो गेहूं का आटा बना लिया, उसके बाद क्या करना है, एक पात्र में आटा लेना है, उस आटा को गूंथना है और गूंथे आटे से पेड़े या इसे लोई भी कहते हैं, उसकी लोइयां बनानी है और फिर रोटियां बेल कर उन्हें सेकना है। ये क्रम होना चाहिए। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि पहला लिखा है खाद जैव निम्नकरणीय है। दूसरा है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। तीसरा है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। और चौथा है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जो है जैव निम्नकरणीय है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती और खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। ए बी सी इसमें सही है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये गलत है क्योंकि खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। यह फसल के प्रकार, मृदा के प्रकार और पोषक तत्वों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? यानी प्रश्न में जो शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं वो ढूंढने हैं विकल्प में। चलिए देख लेते हैं। पहला विकल्प है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। दूसरा है पटना, हैदराबाद, वाराणसी। तीसरा है भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग और चौथा है दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। कानपुर, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि कोलकाता में तो हुगली नदी है, तो हुगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, इसीलिए ए विकल्प इसमें सही होगा। सबसे अच्छा यही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला लिखा है गेहूं मूसला जड़, दूसरे में लिखा है धनिया मूसला जड़, तीसरे में लिखा है गाजर झकड़ा जड़ और चौथे में लिखा है बांस मूसला जड़। तो इसमें जो सही है वह है धनिया मूसला जड़, यानी धनिया में मूसला जड़ पाई जाती है। बी विकल्प इसमें सही है।
गेहूं में रेशेदार जड़ पाई जाती है, इसीलिए पहला विकल्प गलत हो गया। गाजर में मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है और बांस में जो है प्रकंद जड़ तंत्र पाया जाता है। तो इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप यानी सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। पहला है मेढक, दूसरा है छिपकली, तीसरा है चमगादड़ और चौथा है मछली। अब इसमें पूछा गया है कि सांप, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी। अब मेढक जो होता है इसमें बाहरी निषेचन होता है, तो ये तो इसका संबंधी नहीं है। चमगादड़ जो है ये बच्चों को जन्म देता है, ये भी इसका संबंधी नहीं है। मछली अंडे देती है लेकिन ये जल से बाहर नहीं रह सकती, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, छिपकली। ये अंडे देती है सांप, कछुआ और गिरगिट की भांति। और जैसे कछुआ पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रहता है, तो यही इनका निकटतम संबंधी छिपकली ही होगी। बाकी ये 3 विकल्प मैच नहीं हो रहे हैं, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें एक समानता है कि ये सभी सांप, कछुआ और गिरगिट और छिपकली अंडे देते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पेंगुइनों का एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। पेंगुइन जो आप चिड़िया जानते हैं वही पेंगुइन के बारे में पूछा गया है। पहला लिखा है उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीरों में बहुत वसा है। दूसरा है उनका शरीर धारा रेखीय है। तीसरा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। और चौथा है वे साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो जो पेंगुइन होती है उसकी त्वचा मोटी होती है और उसमें वसा भी होती है, तो पहला तो इसमें है अभिलाक्षणिक गुण। उनके शरीर धारा रेखी होते हैं, ये भी सही है। वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये गलत है। और यही पूछा गया है कि पेंगुइन का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो यही उनका अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है। यानी दिल्ली से आपको तिरुवनंतपुरम जाना है, केरल जाना है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो आपको जो रास्ते में स्टेशन मिलेंगे उनका क्रम पूछा गया है। पहला विकल्प लिखा है ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। दूसरा है ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तीसरा है भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। और चौथा है भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा। तो आपको मिलेंगे ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कल्पना कीजिए आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं। अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। पहला विकल्प है सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ कर जाएंगे। दूसरा है सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल करवाएंगे यानी अभ्यास करवाएंगे। तीसरा है डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। और चौथा है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। प्रश्न में कहा गया है कि आप विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। तो जब आप घर के अंदर होते हैं, इमारत के अंदर होते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी मेज या डेस्क के नीचे बैठ जाना है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि आप बाहर जाने का प्रयास करेंगे और भूकंप इतनी देर में तेज आ जाता है, इमारत गिर जाती है, तो आपको हानि पहुंच सकती है। इसीलिए आप क्या करें, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। और बच्चों को भी यही करने की सलाह देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फुलकारी।
तो कलमकारी अभी बताया था आपको कि इसमें कपड़े रंगना शामिल होता है, डिजाइन बनाना शामिल होता है। आंध्र प्रदेश की एक कला है कलमकारी, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी इन सभी के बारे में अभी आपको पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने इन तरीके के प्रश्नों को लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित हैं, फिर उनके राज्य का भोजन आपको पता चलेगा। तो नीरज चोपड़ा जो हैं हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और उस राज्य में राजमा है, दाल है, रोटी है, आलू के पराठे हैं, ये सब खाया जाता है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी इन सब के बारे में इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है। पहला विकल्प है पुनः चक्रण, दूसरा है लघु चरण, तीसरा है पुनः प्रयोग में लाना और चौथा है उत्चक्रण। तो हिमानी ने क्या किया है, पानी की जो खाली बोतलें हैं उनमें तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है और वह जो बोतलें इस्तेमाल की गई हैं उनमें सुंदर पौधे रोपती है। तो वह क्या कर रही है, पुनः प्रयोग में ला रही है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश के द्वारा उपजता है। पहला है धान, गेहूं, जई, जई का मतलब होता है ओट्स, दूसरा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। तो वानस्पतिक प्रवर्धन क्या होता है, तो इसमें तने, पत्तियों या जड़ों द्वारा अन्य पौधे उगते हैं, यानी कि नए पौधे का जो जन्म है वह किससे हो जाता है, तने से, पत्तियों से या जड़ों से, और इनमें बीज नहीं होते। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा विकल्प सही है, आलू, गुलाब, गन्ना। ना तो आलू के बीज होते हैं, ना गुलाब के, ना गन्ने के। अलैंगिक प्रजनन इनमें होता है। सी विकल्प इसमें सही है। यानी कायिक प्रवर्धन इनमें होता है, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न जो है पहले वाले प्रश्न जैसा ही है, अभी इस तरीके का प्रश्न आ चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहला विकल्प पढ़ लेते हैं। सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, दूसरा है पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, तीसरा है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल और चौथा है पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो एक ही भाग से प्राप्त किए जाते हैं पौधे के, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गन्ना, आलू, अदरक और कमल, डंठल, ये चारों ही क्या है, तना है। पहले वाले में बीज थे, यही अंतर है। तो ये चारों ही तने हैं, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, जैसे सेब इसमें फल है, गन्ना इसमें तना है, तो इसलिए ये गलत हो गया। पालक इसमें पत्तियां हैं, अदरक तना है, गन्ना तना है, गाजर जड़ है, इसलिए ये गलत हो गया। पालक पत्तियां हैं, पत्ता गोभी पत्ते, जीरा बीज और आलू तना, इसलिए ये भी गलत। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बस ध्यान से समझना है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ए बी के अभिभावक हैं। रक्त संबंध का प्रश्न है। ए जो है बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं। ध्यान से समझते चलिए। ए जो है बी के अभिभावक हैं, यानी माता पिता हैं, और बी सी के पिता हैं, यानी कि बी का लड़का या लड़की है सी।
डी जो है बी की पत्नी है, तो बी पुरुष है और डी महिला है। अब ए और डी के बीच क्या संबंध है, तो आप समझ गए होंगे कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है डी ए की पुत्र वधू है, दूसरा है डी ए के सास ससुर हैं, तीसरा है डी ए की माँ है और चौथा है डी ए की बेटी है। तो जब ए जो है बी के माता पिता हैं और बी की पत्नी है डी, तो ये पुत्रवधू हुई। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डी जो है ए की पुत्रवधू है, पुत्रवधू यानी पुत्र की पत्नी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका फैलाव यानी छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक, तीसरा है आम और चौथा है नारियल। तो सूरजमुखी का जो फैलाव है ये ज़्यादातर वायु से होता है, जानवरों से इनका नहीं होता। आक यानी मदार, इसके तो हवा में ही बीज उड़ जाते हैं, इतने हल्के होते हैं। नारियल जो है इसका जानवरों द्वारा नहीं होता, ये समुद्री जीवों द्वारा अन्य द्वीपों तक ले जाए जाते हैं क्योंकि ये समुद्र के किनारे ज़्यादातर उगते हैं। अब ये बचा आम, तो इसी का जो फैलाव है ये पशुओं द्वारा होता है। पशु इसे खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसका फैलाव पशुओं द्वारा होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। पहला है मोर, तोता, कबूतर, तीसरा है तोता, कौआ, उल्लू। सी विकल्प है उल्लू, बाज, चील और चौथा है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो इसमें उस समूह को बताना है जो भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समान है। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। उल्लू, बाज, चील ये तीनों ही पक्षी हैं, शिकारी पक्षी हैं और शिकार को पकड़ने के लिए इनके तेज पंजे और चोंच भी होती है, तो ये समानता रखते हैं। सी विकल्प इसमें। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। पहला है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, दूसरा है गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, तीसरा है पोंगल, दिवाली, ईद और चौथा है गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, गुरुपूरब। तो फसल की कटाई पर जो त्योहार मनाए जाते हैं वह हैं बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो ये चारों जो त्योहार हैं फसल की कटाई पर मनाए जाते हैं। बिहू असम में, बैसाखी पंजाब में, मकर संक्रांति भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है और लोहड़ी भी पंजाब में मनाया जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। पहला विकल्प है बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, दूसरा है मुंबई, ऊटी, पुणे, तीसरा है विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी और चौथा है महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। तो पश्चिमी घाट जो है एक पर्वतमाला है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी युग्म सही है। पहला लिखा है गुलाब वृक्ष, दूसरा है करेला बेल यानी लता, तीसरा है गुलाब जड़ी बूटी और चौथा है करेला झाड़ी। तो गुलाब जो है एक पौधा है, वृक्ष का मतलब होता है बड़ा पेड़, तो पहला तो गलत हो गया। करेला जो है बेल होती है, उसी में करेले लगते हैं, तो ये सही है। गुलाब जड़ी बूटी नहीं है, पौधा है। करेला झाड़ी नहीं है, तो ये इस प्रकार से ये गलत हो गई। बी विकल्प इसमें सही हो गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? पहला है मनुष्य, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बिल्ली और चौथा है बकरी। तो गाय, भैंस और भेड़ का निकटतम संबंधी पूछा गया है। मनुष्य तो होगा नहीं भाई, मनुष्य जानवर नहीं है, विकल्प में मनुष्य नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रश्न में दिया गया था। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और इसमें विकल्प में मनुष्य था, तो इसमें इसलिए मैंने लिख लिया है। कुत्ता भी नहीं है इनका, बिल्ली भी नहीं है संबंधी, लेकिन बकरी, गाय, भैंस और भेड़ का निकटतम संबंधी है। डी विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? पहला है वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, दूसरा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, तीसरा है वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं और चौथा है वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो साइबेरियन सारस जो है अपनी लंबी दूरी के प्रवास के लिए जाने जाते हैं और लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वे गर्मियों के दौरान साइबेरिया की आर्द्र भूमि में प्रजनन करते हैं और अपने बच्चों को वहीं पालते हैं। और ये सामाजिक पक्षी है, लगभग 3 से 5 पक्षियों के झुंड में ये रहते हैं। और ये जो साइबेरियन सारस है ये गंभीर रूप से खतरे में है और इनकी जो आबादी है उसमें गिरावट भी आई है। तो अब आप समझ गए होंगे, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। ये साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है। इसमें लिखा है कि वे अपने आवासों में अलग से रहते हैं, जबकि वे सामाजिक पक्षी हैं, ये अलग नहीं रहते, 3 से 5 पक्षियों के झुंड में रहते हैं। तो आज की वीडियो में कुल 28 प्रश्न लिए थे। इसके पहले वाली वीडियो में 30 प्रश्न लिए थे। तो आज की वीडियो में किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उसमें भी लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।